हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यह है आपका प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं बात कर रहा था क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, तो हमारी जो फर्स्ट लेक्चर था बेटा, जो पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास में हमने सीखा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने कुछ वहाँ पे केमिकल रिएक्शन पढ़ा बेटा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। पर आज मैं आया हूँ, आज हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि लास्ट जो बेटा आपने क्लास देखा होगा, वहाँ पर देखा था मैंने क्लास में ना आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ाया था। मतलब एक झलक दिखलाया था वहाँ पे। जैसे वहाँ पे मैंने एक NaCl का स्ट्रक्चर बनवाया था बेटा। बनवाया था कि नहीं बनवाया था? बताओ बेटा। जो NaCl सोडियम क्या है बेटा? आप मुझे बताओ कि NaCl में बेटा, याद करो लास्ट क्लास में हमारे पास ये सोडियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, इसने क्या किया था? क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था। क्लोरीन के पास कितने थे बेटे? क्लोरीन के पास थे हमारे पास लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, तो क्लोरीन ने क्या किया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है भाई, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी स्टेबल, दोनों आपस में एक बॉन्ड बना दिए। जब Na और Cl के बीच जब बेटा बॉन्ड बना, तो जो आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर क्या आता है बेटा? पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं भाई, उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। यही तो आपने पढ़ा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बात समझना जरा बेटे, बात को समझना जरा कि Na जो है ना, Na पे देखो बेटा, सोडियम पे ना प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया। अच्छा, क्लोरीन पे क्या आएगा बेटा? क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा? अब देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से ले लिया, तो इस पे आ गया माइनस चार्ज क्लोरीन पे। तो ये जो कंपाउंड होते हैं ना बेटे, जो एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में, यहाँ पे सोडियम जो आयन है वो प्लस में है, क्लोरीन आयन हमारा माइनस में है। जो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? आयोनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड, समझे बेटा? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि मेटल, सोडियम मेटल है बेटा, देखो ध्यान से, सोडियम क्या है? मेटल है और एलिमेंट भी है। और क्लोरीन क्या है बेटा? ये हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। जब मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसे हम बोलते हैं बेटा आयोनिक कंपाउंड। बताओ क्लियर है बेटा? चलो, जो लिखा है ना, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर है बेटा? कि ऐसे कंपाउंड जहां पर मेटल के इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? नॉन मेटल के। मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब ना बेटा, इसके आयोनिक कंपाउंड के कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं बेटा यहाँ से। पहला बात करते हैं बेटा फिजिकल नेचर का, तो लिखा है दे आर सॉलिड एंड हार्ड जनरली ब्रिटल। अच्छा भाई, ये जो होते हैं ना बेटे, ये हमारे सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड हो गए और हार्ड हो गए। अच्छा, और ये लिखा है ब्रिटल होते हैं बेटा। नमक को देखा है बेटा? नमक को भाई NaCl कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? आप कहोगे सर कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा कि सॉल्ट का एक इतना बड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में एक सॉल्ट ले लो तुम। ठीक है बेटा, ऐसे ले लो। अब उसको ना तुम ऊपर से नीचे गिरा देना। जब गिराओगे ना तो वो बिखर जाएगा। जैसे कांच होता है बेटा, कांच को ना ऐसे पकड़ो और उसको छोड़ दो तो कांच देखोगे बिखर जाएगा। जो चीज़ बिखर जाती है उसी को बोलते हैं ब्रिटल।
क्लियर है बेटा, ब्रिटिल समझ गए, जो चीज़ बिखर गई वो क्या है बेटा, ब्रिटिल है। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे ब्रिटिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरे बच्चे एक बात याद रखो, जो चीज़ हार्ड होगा, जो चीज़ सॉलिड होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जनरली हाई होगा बेटा। क्लियर है, जो भी चीज़ बेटे हमारी क्या है, सॉलिड हैं या फिर हार्ड हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्लियर है, बताओ अगला पॉइंट है बेटा सॉल्युबिलिटी की बात कर ले, ठीक है बेटा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, देखो लिखा जनरली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन पेट्रोल। भाई ये वाटर में तो सॉल्यूबल है, आप इनको अगर पानी में डाल दिए तब तो ये घुल जाएंगे, लेकिन बेटे अगर आप इनको केरोसिन और पेट्रोल में डालोगे फिर ये वहाँ पर नहीं घुलेंगे, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। वाह सर ये क्या बात है, पानी में तुम ऑयल को डाल दो, देखो नहीं घुलेगा, ऊपर तैरता रहेगा, लेकिन उसी ऑयल को तुम पेट्रोल में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। आप क्लास 11 में सीखेंगे बेटा, वहाँ पर हमारे पोलर और पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। जो नॉन पोलर और नॉन पोलर होते हैं वो आपस में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है बेटा। तो खैर अभी आपको इतना सीखना है कि जो आयोनिक कंपाउंड हैं ये वाटर में तो सॉल्यूबल हैं, लेकिन जो केरोसिन और पेट्रोल हैं यहाँ पर ये क्या है बेटा, इनसॉल्यूबल है बेटे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है बेटा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ लो बात को, एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। लिखा है आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। बेटा जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना वो मोल्टेन और सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे फिर कंडक्ट नहीं करेंगे, यह इनकी खास बात है। बात समझ में आ रही बेटा। अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में, जैसे आप लेते हो ना पानी और क्या बोलते हैं शरबत, पानी और शक्कर की बात करते हैं, वाटर के अंदर क्या बोलते हैं, वाटर के अंदर आप शुगर डाल दो तो क्या एक सॉल्यूशन बन गया, शरबत बन गया। तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि अगर ये मोल्टेन या सॉल्यूशन फॉर्म में है तब तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर नहीं है सॉलिड स्टेट में है फिर वो कंडक्ट नहीं करेगा। ये बात थी बेटा हमारे आयोनिक कंपाउंड की। अगला टॉपिक आएगा आपके सामने अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की बात करेंगे हम लोग कि मेटल्स को कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है बेटा। तो अब हम आगे बात करेंगे अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स कि मेटल्स जो होते हैं हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे हमको मिलते हैं, इनकी बात करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे मान लो जो सोना चांदी है जो सोना चांदी है बेटे ये कैसे प्राप्त होता है बेटा, समझे। ये सारे हमारे मेटल्स है ना, तो ये हमारे ना अर्थ के क्रस्ट पे पाए जाते हैं, समझे। जो अर्थ का जो सरफेस होता है ये वहाँ पर मिलते हैं हमको। अब ऐसे थोड़ी कि आप चलेगा, वो बात अलग है कि आप मार्केट गए सोने का कुछ मिल गया, आपको घर पे आए बताए मम्मी 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 देखो जरा हमको सोने का कुछ मिल गया है, ठीक है। तो वो ऐसी बात नहीं हो रही बेटा। वो अगर हम लोग ऐसे ढूंढें तो पता चले कि मूर्ख बन गए, 1 साल तक ढूंढ ही रहे हैं, सोना मिला ही नहीं कुछ, पागलों के तरीके ढूंढते जा रहे हैं हम, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है बेटा। मतलब इसके लिए ना जैसे आप कहते हो ना ज़मीन की खुदाई करते हो आप, हाँ ज़मीन को आप खोदने लगे एकदम पागलों के तरीके, तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे माइनिंग करते हैं बेटा। अर्थ के सरफेस पे हम लोग माइनिंग करते हैं। तो जब अर्थ के सरफेस पे माइनिंग करते हैं तो जो हमें प्राप्त हुआ, मान लो हमने माइनिंग किया, ठीक है, मान लो हमने तो खूब सारी माइनिंग किया वहाँ से। जब माइनिंग किया तो मुझे देखा कि अरे यार कुछ खूब उसमें मिट्टी हो गया, हमारा सॉइल हो गया, सैंड हो गया, ये सारी चीज़ें अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज़ थी उसमें, ठीक है। और पूरा जब अंदर दबा हुआ था वो, जब उसको बाहर निकाला गया तो हम चेक किया, यार ये तो कुछ तो सॉलिड चीज़ है, ये कोई तो सॉलिड चीज़ है जो अर्थ के अंदर से निकला है। जो थोड़ा सा उस इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं। अब समझो जब आपने माइनिंग की अर्थ की, ठीक है, अर्थ की आप जैसे माइनिंग करते हो एकदम थोड़ा सा गहराई में चले गए, वहाँ पर आपने देखा कि एक आपको इम्प्योरिटीज़ मिला। इम्प्योरिटीज़ का मतलब आपको एक ऐसी चीज़ मिला जैसे खूब इतना बड़ा सा खूब भंडार हो एकदम, ऐसा लग रहा था बहुत भारी चीज़ है कोई, तो उसी को बोलते हैं बेटा मिनरल्स। मतलब अर्थ की माइनिंग किए और जो आपको प्राप्त हो गया उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। एकदम आसान भाषा में बेटा लिखा ना, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मतलब
चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड्स हो, वो अगर अर्थ के क्रस्ट पे, अर्थ के सरफेस पे जिस फॉर्म में मिल गया वो हमें क्या कहलाएगा, उसे बोलेंगे मिनरल्स। क्लियर है। दूसरी बात बेटा, ओर्स क्या होता है? अब ओर्स का मतलब होता है कि जो मिनरल्स प्राप्त हुआ है, जो हमको, अब तुम एक बार बताओ, मैंने क्या किया, कुछ पत्थर लिया और उसमें ना मैंने क्या कर दिया, कुछ आयरन के पीसेस डाल दिए, ठीक है, अब मैंने मिला दिया। अब मैंने कहा कि बेटा एक काम करो, इसमें से कौन सा तुम्हारे काम के लायक है, तो तुमने कहा कि सर लोहे को भी इकट्ठा कर लिया हमने, तो उसको बेच के कुछ अच्छा पैसा कमा लेंगे। अरे जितना भी कमा लो तुम, आपको आयरन दिखा, तो अब देखो जो इम्प्योरिटीज़ थी वहाँ से आयरन को निकालना, इम्प्योरिटीज़ थी आपके पास खूब सारा, ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो इतने सारे सिक्के दे दें हम तुमको, 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि बताओ यहाँ से तुम जल्दी से कौन से रुपए को आप जल्दी से निकाल सकते हो यहाँ से, तो आप कहोगे अच्छा 10 वाला रुपये। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के रुपये तो आपके सेम ही, हल्के फुल्के बस साइज़ में थोड़ा अंतर होंगे, लेकिन 5 और 10 रुपीज़ जो होंगे वो थोड़े अलग होंगे ना बेटा, तो आपने क्या किया, उनको अलग से निकाल लिया। तो सेम कहानी यहाँ पर भी है कि जब अर्थ की माइनिंग कर, अर्थ के क्रस्ट पर हम जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे जाकर हम अगर माइनिंग करते हैं तो वहाँ से जो हमारे इम्प्योरिटीज़ मिलता है खूब भारी भरकम सा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मिनरल्स। अब हमने क्या किया, मिनरल्स को ना थोड़ा सा एकदम पानी वानी से धोया होया, थोड़ा देखा, अच्छा इसमें ये मेटल है, अच्छा कुछ मात्रा में सोना है, कुछ मात्रा में चांदी है, सिल्वर है, गोल्ड है, कुछ मात्रा में कॉपर है। देखा कि भाई सारी चीज़ें हमारे काम के लायक हैं। अब हमने क्या किया कि ना, अब उस सारे हमारे पास मिनरल्स थे, उसमें से गोल्ड को अलग करना, आयरन को अलग करना, सिल्वर को अलग करना, कॉपर को अलग करना, ये जो हम प्रोसेस करते हैं उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग ओर्स। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ओर्स। मतलब मिनरल से प्रॉफिट के रूप में अगर हम किसी मेटल को प्राप्त कर लें तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। कहानी आपके सामने लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, अब लिखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, कि अब देखो भाई आपने तो इसे निकाल लिया, लेकिन जब आपने निकाला ना, जब देखो पहले तो हमारे पास होता है मिनरल्स, मिनरल से हमने क्या निकाल लिया बेटा, भाई सोना निकाल दिया, चांदी निकाल दिया। अब जो आप सोना और चांदी निकाले हो ना, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको हम और प्योर फॉर्म में करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। हम पहुंचते हैं, देखते हैं कि अच्छा इसमें हमारा ये एलिमेंट है, हमारे पास इसमें यहाँ पर गोल्ड है, तो एक काम करो गोल्ड के साथ थोड़ा सा ना आयरन भी चिपका हुआ है, तो एक काम करो आयरन को वहाँ से अलग करो, गोल्ड को अलग करो। ये जो प्रोसेस होता है बेटा वो होता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द ओर्स। देन क्या करेंगे हम लोग, रिफाइन कर देंगे। बस यही कहानी है भाई। पहले हम उस मेटल तक पहुँचे, देन हमने क्या किया, उस मेटल्स को निकाला, और जब मेटल्स को निकाला तो हमने देखा कि यार इसमें कुछ और भी इम्प्योरिटीज़ हैं, तब हमने क्या किया, उसको रिफाइन कर दिया। अब तुम खुद सोचो कि मान लो ये वाइट वाला जो है ना बेटा मार्कर का, ये आपको मान लो ये सिल्वर है, ये मान लो ब्लैक वाला जो है ये आयरन है। अब बताओ दोनों ऐसे ही चिपके हुए हैं, तो अब कैसे निकालोगे, हाथ से थोड़ी निकालोगे, हैं कारपेंटर की तरीके काटने थोड़ी लग जाओगे वहाँ पे, पागल थोड़ी हो तुम। तो उनको अलग करने के लिए भी ना, रिफाइनिंग करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके सिलेबस में बस इतना ही है कि जो चीज़ हम अर्थ के क्रस्ट से निकाले वो मिनरल्स हुआ, उसको थोड़ा सा मैंने वहाँ से मेटल्स को निकाला, वो हमारा ओर्स कहलाएगा। अब ओर्स में भी हमारे अलग अलग प्रोसेस हैं, जिससे हम आखिरी में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। और भी हम प्रोसेस आगे सीखने वाले हैं, तो आप इसको बेटा नोट कर लें। आ जाओ बेटा आगे बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए ना कुछ एक टेबल लेकर आ गया हूँ, ठीक है बेटा। ज़रा इस टेबल को समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। देखो लिखा है पहला ओर्स है। अब ओर्स का ना हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। वहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, प्योर मेटल निकालने की बात करेंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान समझना बेटा क्या है सिस्टम। अब देखो हमारे पास 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं। एक वो एलिमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। देखो बेटा मैंने आपको बताया था
लास्ट टाइम रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा, मैंने आपको बताया था। देखो, एक तो वो एलिमेंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दूसरे वो एलिमेंट होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, मतलब जो थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इन तीनों टाइप के जो हमारे एलिमेंट होते हैं इनकी बात यहाँ पे किया गया है। जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बेटा, देख लो, जो वेरी रिएक्टिव होते हैं उनका क्या करते हैं ना हम लोग कुछ नहीं करते, बस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, इनका आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए। लिखा है ना बेटा, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। भाई ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इनका ना जब फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, किसी न किसी के साथ पाए जाएंगे बेटा ये, तो हम क्या कर देंगे, इनको जब भी अलग करना होगा तो वहाँ पर जो प्रोसेस करेंगे उसको बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम इनको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये बात समझ गए? तो यहाँ से हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव, जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो थोड़ा कम रिएक्ट करते हैं, जैसे हमारे ZnFe PbCuAg हो गया। ये लिखा है अकर्स एज सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट्स। ये बच्चे जो होते हैं ना, ये हमारे सल्फाइड्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। समझ लो बेटा। भाई देखो, ये जो मॉडरेट वाले होते हैं, देखो ये कार्बोनेट के फॉर्म में CO3 आ रहा है बेटा, कार्बोनेट। अच्छा, क्या आपको सल्फाइड दिख रहा है, जिंक सल्फाइड ZnS, ठीक है, ये इसके फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनका हम क्या करते हैं, इनको अगर हमें प्राप्त करना है, इन सबको अलग अलग करना है हमको, तो हम करते हैं रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। आप इनका रिडक्शन कर दीजिए कार्बन का यूज़ करके, कार्बन का यूज़ करके आप रिडक्शन कर दो, प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने देखो रिएक्शन करा दिया, ZnCO3 है बेटा, एक लिमिटेड एयर की कम मात्रा में, लिमिटेड एयर में हमने रिएक्शन करा दिया। तो देखो बेटा, जब लिमिटेड एयर में आप रिएक्शन कराओगे तो यहीं से आ जाता है कैल्सिनेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद बेटा, ठीक है, वो सारे प्रोसेस की बात करेंगे जो लिखा है ना रोस्टिंग। अगर आप एयर की एक्सेस ऑफ एयर, मतलब यहाँ पर ना एयर की मात्रा ज़्यादा है, एयर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे बेटा क्या, रोस्टिंग बोलेंगे। और देन हमारा क्या होगा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, फिर हमको मेटल के ऑक्साइड प्राप्त हो जाएंगे, फिर हम जो मेटल के ऑक्साइड प्राप्त हुए उनका हम कर देंगे रिडक्शन, और लास्ट प्रोसेस होता है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है बेटा, ये सारी कहानियाँ हैं, ये हम करने वाले हैं। अच्छा, जो लो होते हैं सबसे ज़्यादा लो, वो हमारे सल्फाइड ओर्स होते हैं, वो हमारे सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। उनका आप रोस्टिंग करा दो, मेटल का रिफाइनिंग कर दो, ख़त्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ये सारे प्रोसेस की बात करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब मैं आगे बात करता हूँ। मैंने कहा ना बेटा कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब जरा इनको समझना। तो पहला जो टर्म आता है बेटा उसको बोलते हैं गैंग। जैसे देखते हो, जब तुम किसी से ना लड़ाई दुश्मनी ले लेते हो तो गैंग बना के लड़के आते हैं मारने के लिए तुमको, या किसी और को देखा होगा मारते हो, खूब सारे एकदम बदमाश टाइप के बच्चे होते हैं, वो आपस में लड़ाई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं बेटा गैंग। यहाँ भी सेम कहानी है, लिखा है ओर्स आर यूजुअली कॉन्टामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉयल सैंड एटसेट्रा कॉल्ड गैंग। मतलब जो हमारे ओर्स होते हैं ना, उनके अंदर भी ना बेटा खूब सारे, मतलब खूब गंदगी होती है, चाहे आप सॉइल की बात कर लो या फिर आप सैंड की बात कर लो, इनकी खूब सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। गैंग का मतलब भाई आपके सामने एक ओर है, ओर्स के सामने क्या है बेटा, ओर्स में क्या है, खूब सारी अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उन्हीं को बोलते हैं बेटा गैंग। जैसे ओर्स के अंदर गैंग जो प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मेटल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा बात करेंगे हम, रोस्टिंग की बात करेंगे। ठीक है, अब रोस्टिंग क्या होता है तो देखना ज़रा ध्यान से बेटा। लिखा द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। समझो बेटा, जो सल्फाइड ओर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, ऑक्साइड में। सल्फाइड ओर है बेटा, देखो जिंक सल्फाइड, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फाइड, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्साइड में। क्या ये जिंक ऑक्साइड में दिख रहा है बेटा, जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है,
तो लिखा है ना बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, मतलब जहाँ पे एयर ज़्यादा है, एयर की मात्रा ज़्यादा है, और एयर कुछ होता है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसीलिए जो सल्फाइड ओर है उसको एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमको ऑक्साइड ओर प्राप्त हो जाता है, और साथ में क्या प्राप्त हो गया है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, ऐसी बात करेंगे कैल्सिनेशन की। इसमें क्या होगा, जो हमारा कार्बोनेट ओर होगा, देखो बेटा इसका नाम क्या है, जिंक कार्बोनेट, इसको भी हीट किया गया है भाई, जिंक कार्बोनेट को भी हमने हीट किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, क्या ये भी ऑक्साइड प्राप्त हो चुका है, क्या ये भी आपको जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो चुका है, चाहे आपके पास सल्फाइड ओर हो। अब देखो जहाँ पे सल्फाइड ओर है और आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया है तो उसको बोलेंगे रोस्टिंग। जहाँ पे कार्बोनेट ओर है और वहाँ भी आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। बस इतना ही एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा। रोस्टिंग का मतलब आप सल्फाइड ओर लेंगे और कैल्सिनेशन का मतलब आप कार्बोनेट ओर लेंगे। प्रोडक्ट देखो सेम ही बन रहा है, बस अंतर यहाँ पर है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। जब जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में चेंज हो गया है, क्या बच रहा है, CO2 बच गया, देखो CO2 बाहर चला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, गैंग जो हमारी इम्प्योरिटीज़ थी उसको अलग कर लिया, देन हमने रोस्टिंग किया, जो सल्फाइड ओर है उसको हमने ऑक्साइड में चेंज कर लिया, देन हमारे पास जो कार्बोनेट ओर है उसको हमने बेटा ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास लास्ट जो प्रोसेस होता है मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए, हम यहाँ पे ना बेटा रिडक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे, रिडक्शन। तो जैसे देखो बेटा मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, हमने रिडक्शन कर दिया, हमने कार्बन से रिएक्शन कर दिया। तो देखो बेटा जैसे ही हमने कार्बन से रिएक्शन किया, क्या लिखा बेटा, जिंक हमको अलग मिल गया, और ये होता है बेटा बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ बेटा क्लियर हो गया, कहानी समझ में आई आपको? तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, मेटल्स को प्राप्त करते हैं। ये अलग अलग प्रोसेस है, तो ये सारे प्रोसेस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ध्यान में रखेंगे बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में हमेशा उससे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटे, आ जाओ बेटा, चले आगे हम। तो अब हम बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की। ठीक है बेटा, बहुत ही बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, बोर्ड में बहुत पूछा गया इससे सवाल। तो होता क्या है बेटा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल लिखा है ना, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मतलब यहाँ पर हम करते क्या हैं कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम यहाँ पर ना बेटा रिफाइनिंग करते हैं, मेटल्स को अलग करते हैं। जैसे अब देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पूरी कहानी यही लिखी है। ठीक है बेटा, अब समझना। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टैंक है बेटा। ठीक है, मेरे पास क्या है बेटा, एक टैंक है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब टैंक में ना मैंने 2 रॉड लगा दिया, एक है हमारा कैथोड, दूसरा है एनोड। आपको मालूम है कि कोई भी वायर होती है उसमें देखना एक रेड कलर का होता है और एक बेटा ब्लैक कलर का होता है, एक एनोड का काम करता है, एक कैथोड का काम करता है। अब बैटरी ले लो, एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, एक तरफ नेगेटिव रहेगा बेटा। ठीक है, तो एक एनोड का काम करेगा, एक कैथोड का काम करेगा, इसको दिमाग में रखना। ठीक है बेटा, तो एनोड वाला हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड वाला क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा मैंने बैटरी जोड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये हमारा बैटरी है बेटा, बैटरी। ठीक है, बैटरी है। अच्छा, अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, अब ये सर्किट देख रहे हो ना, अभी सर्किट ओपन सर्किट है, जैसे इसको हम यहाँ पे ऐसे टच करा देंगे तो समझ लो पता है क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अच्छा और भी कुछ बातें हैं बेटा। यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मतलब हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया है। ठीक है बेटा, मतलब जैसे पानी होता है ना, नमकीन पानी, मतलब वाटर में आपने सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, ऐसे ही बेटा हमारे पास मैंने क्या किया, एक CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, इसमें कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अच्छा
जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो हुआ, जैसे ही करंट फ्लो होगा बेटा, तैसे ही क्या होगा कि जो हमारा एनोड मड पर, सॉरी, जो हमारे एनोड पर इम्प्योर कॉपर है, मतलब ऐसे कॉपर जो प्योर नहीं है, जो एनोड पर जो इम्प्योर कॉपर हैं वो क्या होंगे बेटा, वो ना इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। मतलब लिखा है ना बेटा, देखो कि ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही आप करंट को पास कराओगे तो इम्प्योर क्या बोलते हैं, इम्प्योर जो हमारा कॉपर है जो एनोड पर है वो कहाँ डिसॉल्व हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा बोल रहा है एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट एट द कैथोड। और इक्विवेलेंट का मतलब सेम अमाउंट, एक तरह से देखो यहाँ से जो इम्प्योर कॉपर है, यहाँ से ना प्योर कॉपर देखो उड़ के आ रहे हैं और कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं बेटा, देखो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, इस पोजीशन पे, इस पोर्शन पे ये प्योर जो कॉपर हैं ये डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम एट एनोड इज कॉल्ड एनोड मड। जो हमारा इम्प्योरिटीज़ हैं वो देखो बेटा, क्या एनोड के नीचे क्या ये सेटल हो गई हैं, देखो क्या इम्प्योरिटीज़ जो हैं, जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या एनोड के नीचे सेटल डाउन हो गई हैं, एनोड के नीचे बैठ गई हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। बताओ, क्लियर हो गया भाई। हमने करंट फ्लो किया, इसमें करंट फ्लो किया तो जो हमारे पास क्या बोलते हैं, जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड से निकला और कहाँ पे डिसॉल्व होगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। देन क्या हुआ बेटा, देन यहाँ से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ, फिर यहाँ से ये कहाँ पे चले गए, ये हमारे कैथोड पर चले गए। जो प्योर कॉपर हैं वो तो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो गया, लेकिन जो उनकी इम्प्योरिटीज़ है वहाँ कहाँ पर सेटल डाउन हो गई, तो वो हमारे एनोड के नीचे आ जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं एनोड मड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एग्जाम में बेटा बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एनोड पर क्या लिया था, इम्प्योर कॉपर लिया था। कैथोड पर आपको क्या प्राप्त हुआ था, तो स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, एक प्योर कॉपर की स्ट्रिप प्राप्त हुई थी। और जो इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन आपने लिया है उसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट। भाई जो ये सॉल्यूशन देख रहे हो ना बेटा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट। और किसका सॉल्यूशन लिया आपने, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है बेटा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, कोरोजन की बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा अब हम बात करेंगे कोरोजन की। ठीक है बेटा, तो कोरोजन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या होता है ज़रा समझ लेते हैं बेटा। कोरोजन तो आप जानते हो बेटा, कोरोजन के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी भी मेटल को आप इन्वायरमेंट में छोड़ दो, भाई जैसे आयरन है, इसको कुछ दिन के लिए ना बाहर छोड़ दो, तो देखोगे कि जो हमारे मॉइस्ट हो गया, जो एयर हो गया, जो कभी कभी क्या बोलते हैं पानी भी पड़ जाता है, तो उसमें ना क्या आ जाता है बेटा, कोटिंग आ जाती है बेटा। मतलब ऐसा समझ लो कि उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कोरोजन। जैसे आप चांदी को, जो सिल्वर की जो अंगूठी होती है, जो भी चीज़ होती है बेटा, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनको अगर आप बाहर छोड़ दो तो देखोगे ना बहुत दिन बाद क्या हो जाएगा वो, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, लेकिन अगर आप इनको ना बाहर छोड़ दोगे तो काफ़ी दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद होगा क्या, वहाँ पे ना सिल्वर पे ना ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या बोलते हैं, आयरन की बात करें तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयरिंग आ जाती है बेटे। क्लियर है, तो उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, कोरोजन। तो लिखा है ना कि द सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन इज कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एक क्या हुआ कि जब किसी आयरन को आप कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए आप किसी एयर में छोड़ देते हैं तो क्या होगा बेटा, जाहिर सी बात है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कोरोडेड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोरोजन बोलते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल है बेटा, सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर एज इट रिएक्ट्स विथ एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर जो होता है ना, अगर सिल्वर को आप बाहर छोड़ दोगे तो क्या लिखा है बेटा,
सिल्वर बिकम्स ब्लैक, क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। व्हेन एक्सपोज टू एयर, जैसे आप इसको एयर के प्रेजेंस में छोड़ेंगे तो करता क्या, ये एयर से रिएक्शन करेगा और क्या प्राप्त कर देगा बेटा, सिल्वर सल्फाइड। एयर से रिएक्शन करने के बाद ये सिल्वर सल्फाइड प्राप्त हो जाता है बेटा, ठीक है। अब ऐसे ही बात करेंगे बेटा हम कॉपर की, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉपर की, तो देखो क्या है लिखा है, कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट CO2। जो कॉपर होता है, जो हमारा CO2 होता है, उससे रिएक्शन करने के बाद ये क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट में प्राप्त हो जाता है। ऐसे अगर बात करें कि आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। मतलब क्या होता है, फ्लेकी का मतलब होता है बेटा एक तरह से परत, लेयर जम जाना, ठीक है। फ्लेकी का मतलब हुआ कि लेयर जम गया, एक ब्राउन कलर की लेयरिंग जम जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं बेटा। किसी भी मेटल को कुछ समय के लिए आप बाहर छोड़ रख देंगे बेटा, कुछ दिनों के लिए रख देंगे तो वहाँ पर ना वो कोरोडेड हो जाते हैं, तब हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन बोलते हैं। वो कोरोडेड हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। अच्छा, कोरोजन को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट क्या है, तो बेटा कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बहुत अलग अलग मेथड है। जैसे आप पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, क्रोम प्लेटिंग कर दो। मतलब ये हमारे पास अलग अलग मेथड हैं। आप किसी भी मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बताइए, क्लियर है बेटा। पेंटिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, गैल्वेनाइजिंग कर दीजिए और क्रोम प्लेटिंग कर दीजिए, हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात आता है बेटा कि ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है सर। तो देखो क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक मेथड का काम किया जाता है, मेथड होता है, जिसे क्या आता है, फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। फिर से समझो बेटा, स्टील और आयरन क्या लिखा है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाता है बेटा, क्या करने पे, हम वहाँ पे कोटिंग कर दें विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। अगर हम स्टील और आयरन पर एक थिन लेयर की ऐसे बेटा कोटिंग कर दें तो उसे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा अलॉय की, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, तो हम अलॉय की बात करेंगे। तो लिखा है, एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो अलॉय होता है ये हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल और मेटल में। मतलब आप दो मेटल को आपस में मिला दो, आप सोना और चांदी को पकड़ो और आपस में मिला दो तो एक अलॉय प्राप्त हो गया, या फिर आप मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिला दो तब भी अलॉय प्राप्त हो गया। तो वही बात लिखा है कि एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिला दीजिए, या फिर एक मेटल ले लो, एक नॉन मेटल ले लो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, अलॉय कहलाएगा। जैसे आयरन की बात करें तो लिखा मिक्स्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आयरन को हम क्या लिखा है, मिक्स्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, आयरन को अगर हम कार्बन छोटे से अमाउंट में कार्बन ले लें और आयरन ले लें, इनको मिक्स कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है बेटा। बताओ, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, स्टील के अंदर देख लो बेटा, स्टील जो होता है ना वो आयरन होता है, उसमें निकल होता है और क्रोमियम होता है, ये तीन चीज़ प्राप्त होते हैं, इनको एलॉय बोलते हैं। ब्रास का मतलब क्या हुआ बेटा, इसमें कॉपर होगा और जिंक होगा। ऐसे ही बेटा अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो इसमें कॉपर और कौन होगा, टिन होगा। देख लो बेटा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में मिला के एलॉय बनता है। ऐसे ही बेटा सोल्जर की बात करें तो ये लेड होगा और टिन होगा। ऐसे अगर हम बात करें अमलगम का, तो अमलगम क्या होता है बेटा, इसमें मरकरी होता है। अमलगम में कौन सा एलॉय, कौन सा मेटल पाया जाता है, तो हमारा क्या पाया जाता है, मरकरी पाया जाता है। बताओ बेटा, ये पूरी की पूरी कहानी तुमको समझ में आई, एक बार देख लो बेटा, क्या ये आपको पूरी कहानी समझ में आई बेटा, बताइए, ठीक है। तो इनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है बेटा, ठीक है। यानी अब ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश, यानी हमने क्लास 10th के जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, 4 चैप्टर थे, मैंने उनको कंप्लीट कर दिया, ठीक है बेटा। अब हमारा जो अगला जो क्लास होगा बेटा वो लाइट चैप्टर लाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो लाइट चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था लेकिन लाइट नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि लाइट चैप्टर का भी अगर एक वीडियो बन जाए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा हमारा हेल्पफुल हो जाएगा, तो ठीक है बेटे। तो लाइट चैप्टर का भी हम बनाएंगे। आपको क्या करना है बेटे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि आपका बोर्ड है। आपको थोड़ा भी आप अपने आप को ना रेस्ट पोजीशन पे मत लाने देना,
आपको उतना ही आराम करना है जितना आपकी बॉडी चाहती है, हद से ज़्यादा आराम नहीं करना है बेटा, ठीक है। मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटना, समझे। तुम्हें बहुत अच्छे से मेहनत करना है, तुम्हें बहुत आगे की ओर जाना है, ठीक है बेटा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, बाय।